दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होली की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगोत्सव का यह त्योहार आपके जीवन में अनेक खुशियां लाए, पूरे जीवन को रंगीन कर दे, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएं आप लोग। देखिए, होली का त्योहार बीत गया है और आज है 15 मार्च। हम लोगों की जो परीक्षा है वो होने वाली है 16 और 17 अप्रैल को। तो आज के बाद अगर हम देखें तो 30 दिन बचे हुए हैं और एक एक दिन का एक एक घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें जो है अपनी तैयारी को अब धार देना होगा, क्योंकि समय कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। आप भी लग जाइए और हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं। और रेगुलर आपको जो वीडियो है वो टारगेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी वीडियो आप हमारी देखें उसमें से एक आध प्रश्न आपको जरूर मिल जाए। अनर्गल कोई ऐसा वीडियो या अर्थहीन कोई ऐसा वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और जो आपकी रिक्वेस्ट है मैराथन वगैरह ये सब मिलेगा। समय आने पर सब चीज़ें आपके साथ सब सही हो जाएंगी, ठीक है ना। और हाँ, अब देखिए, आपको विषय पे भी फोकस करना है और जीएस पे भी फोकस करना है। क्योंकि 70 प्रश्न विषय का होता है और 30 प्रश्न जीएस का होता है। तो विषय विषय पे आप जितना फोकस कर लेंगे वो अपना आपका है, लेकिन सिलेक्शन के लिए जीएस पे फोकस होना बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं कि 22 से 25 प्रश्न के बीच जब जीएस रहता है तो सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाती है। जीएस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो अंतर पैदा होता है वो सब्जेक्ट के प्रश्नों में नहीं होता। ज्यादा सब्जेक्ट में 2 4 5 प्रश्नों का अंतर होता है, लेकिन जीएस में 10 15 प्रश्नों का गैप आ जाता है, ऐसा मैंने देखा है। इसलिए आप सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस को भी फोकस किया करिए, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जिस हिसाब से अपना सिलेबस है उस हिसाब से मैं प्रश्नों को आपके समक्ष लाता रहूं। बस आपका काम है तो उसको मेहनत से दोहराते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। फिर आने वाले समय में आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे पढ़ाने के तरीके और चीज़ों के बारे में जो आप लोग कमेंट करते हैं, कृपया ऐसा करते रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मनुष्य का जीवन है वो हमेशा सीखने के लिए ही होता है। और जो मेरे में कमियां हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप हमें बताते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसे उसमें सुधार जरूर करूँ, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। इससे एक चीज़ और पता लगती है कि जो मेरा प्रयास है वह सही दिशा में है कि नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, आप इन तथ्यों को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे जो भी चीजें उपलब्ध हैं वह आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी सफलता ही हमारा शुल्क है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है। आपको बताना है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, किस धर्म में ऐसा कहा गया है, माना गया है। तो ऑप्शन एक है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है गीता और ऑप्शन डी है वेदांत। तो बताइए कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है। तो देखिए, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह प्रश्न आपको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। उसमें पूछा गया है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो देखिए, क्षणिकवाद का सिद्धांत और संसार अस्थिर और क्षणिक है, दोनों एक ही है। दोनों दो रूपों में यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न का मतलब एक है, मजमून एक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है क्षणिकवाद, ठीक है ना। इसमें महात्मा बुद्ध का मानना है कि जीव संसार में जो भी है वह कोई अस्थाई नहीं है, ठीक है ना। अस्थाई नहीं है, सब चीज का समापन हो जाना है, सब अस्थिर है और सब क्षणिक है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने उदाहरण लिया जल की एक बूंद का, ठीक है। जल की एक बूंद का उन्होंने उदाहरण लिया और उन्होंने कहा कि अगर नदी के जल की एक बूंद थोड़ी देर के लिए हमें दिखाई देती है, लेकिन जब वह नदी में समाहित हो जाती है फिर उस बूंद को अलग से देख पाना बहुत कठिन होता है, वह उसके साथ मिलकर चली जाती है। और यही अस्थिरता है, यही क्षणिकवाद है, ठीक है। तो उनका कहना है कि जीवन में सब चीज एक दिन नष्ट हो जाना है, ठीक है। सब चीजों को जो है, जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। और यही है क्षणिकवाद, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि स्यादवाद का संबंध किससे है, तो यही चूंकि जैन धर्म दिया है तो मैं आपको बता दूं, स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से, ठीक है। स्यादवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, इसे याद रखिएगा। आगे अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी इतना ही याद रखिए कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। आपको बताना है कि किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन एक है ऋग्वेद, ऑप्शन दूसरा है अथर्ववेद, ऑप्शन तीसरा है रामायण और ऑप्शन चौथा है महाभारत। तो बताइए कि सतसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है। तो देखिए, सतसहस्त्री संहिता कहते हैं महाभारत को,
ठीक है, महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कैसे जानते हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो महाभारत के श्लोक हैं वह जो है धीरे धीरे उसमें श्लोकों की संख्या घटती नहीं बढ़ती रही है। विभिन्न कालों में महाभारत में जो श्लोक है वो जोड़े जाते रहे हैं और उसके हिसाब से उसके नाम में लगातार परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैं बताता हूं कि जब महाभारत में 8,800 श्लोक थे, ठीक है, तब इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। ठीक है ना, जब 8,800 श्लोक थे तब किस नाम से जानते थे महाभारत को? जय संहिता के नाम से जानते थे। ठीक है ना, इसके बाद जो है जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, मतलब इसमें बहुत से श्लोक जोड़े गए, जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तब इसे भारत कहा जाने लगा। ठीक है ना, 8800 श्लोक में जय संहिता थी और जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसे भारत कहा जाने लगा। ठीक है ना, अब वर्तमान में जो महाभारत है उसमें जो श्लोकों की संख्या है वो है 1 लाख। ठीक है, तो जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत। ठीक है, तो ये हुआ महाभारत का विकास। ठीक है, जय संहिता, फिर भारत और फिर महाभारत। अब महाभारत को सतसहस्त्री संहिता उपनाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? सतसहस्त्री संहिता उपनाम से भी महाभारत को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अब देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। मतलब होलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वह किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, दूसरा ऑप्शन है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, तीसरा ऑप्शन है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और चौथा ऑप्शन है केवल वासुदेव से। तो बताइए कि जो होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है वह किससे संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है केवल वासुदेव से। ठीक है ना, यह किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि जो होलियोडोरस था यह कौन था। देखिए होलियोडोरस था, यह एक तक्षशिला का यवन राजदूत था। ठीक है, यवन राजदूत था, इस बात को याद रखिएगा। तक्षशिला का था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो होलियोडोरस तक्षशिला का यवन राजदूत था, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं, इसने क्या किया? इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। होलियोडोरस ने क्या किया? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और उसी के सम्मान में इसने एक गरुड़ स्तंभ, जिसे बेस नगर स्तंभ लेख या अभिलेख के नाम से जानते हैं, उसे स्थापित कराया। बेस नगर कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेस नगर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है बेस नगर। तो जब यवन राजदूत होलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने बेस नगर स्तंभ लेख बनवाया और उसमें बताया, स्वयं को उसने भागवत कहा। ठीक है ना, तो भागवत किसको कहा गया? होलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहा। ठीक है, जब स्वयं को भागवत कहा तो वासुदेव को क्या कहा? वासुदेव को देवदेवस कहा। ठीक है, आप जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण का नाम है, तो वासुदेव को क्या कहा? देवदेवस। ठीक है, तो स्वयं को भागवत और वासुदेव को देवदेवस। देवदेवस यहाँ से क्या है? देवताओं के देवता। ठीक है ना, तो वासुदेव को देवदेवस और स्वयं को भागवत कहा होलियोडोरस ने। ठीक, तो यह जो है इसमें जो बेस नगर अभिलेख है उसमें केवल वासुदेव का उल्लेख है और होलियोडोरस का उल्लेख है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए इस अभिलेख से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको दूसरे रूप में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? ठीक है, कहां मिलता है? यह जो है होलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ लेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, होलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में ही भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो यह दोनों प्रश्न याद रखिएगा कि होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है और भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वह कहां मिलता है? तो वह बेस नगर अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आपको बताना है कि जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो किस कला का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है गांधार कला, ऑप्शन बी है चोल कला, ऑप्शन सी है गुप्त कला और ऑप्शन डी है मौर्य कला। तो बताइए कि जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वह किस कला का उदाहरण है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वह चोल कला का उदाहरण है।
ठीक है ना। और यह बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, क्योंकि जो चोल कलाकार थे उन्होंने बहुत बारीकी से जो है ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया है। और इन प्रसिद्ध मूर्तियों में नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह चोल कला का उदाहरण है। अब देखिए नटराज की मूर्ति के संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके सामने कभी वह प्रश्न गुजरा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं, लेकिन उसका उत्तर आपको खोजना है। आपको यह बताना है कि नटराज की मूर्ति में भगवान शिव का कौन सा हाथ, नटराज की मूर्ति में भगवान शिव का कौन सा हाथ अभय मुद्रा को प्रदर्शित करता है। यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है, कौन सा हाथ अभय मुद्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। अब देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन एक है ऊपरी दायां हाथ, ऊपरी दायां हाथ। दूसरा ऑप्शन है ऊपरी बायां हाथ, ऊपरी बायां हाथ। तीसरा ऑप्शन है निचला दायां हाथ, निचला दायां हाथ। और चौथा ऑप्शन है निचला बायां हाथ, ठीक है। तो आप इसे देख के सर्च करके हमको बताइए कि नटराज की मूर्ति में भगवान शिव का कौन सा हाथ अभय मुद्रा को प्रदर्शित करता है, और यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यह मैं आप पे छोड़ता हूं। अब चलते हैं आगे। अब नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है, इसे याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न जीएस के लिए बहुत अच्छा है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस पाल शासक ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है रामपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है देवपाल और ऑप्शन डी है गोपाल। तो बताइए कौन से पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए पाल वंश के शासक हैं एक, जिनका नाम है धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। और विक्रमशिला है कहां? विक्रमशिला है बिहार राज्य के, बिहार में, बिहार के कहां? भागलपुर में, ठीक है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। और यह एक पाल वंश का शासक था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं विधर्म, एक कोड है, ठीक है। विधर्म मतलब बी का मतलब होता है विक्रमशिला और धर्म का मतलब होता है धर्मपाल। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो धर्मपाल ने। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, इसको नष्ट किसने किया था, तो देखिए स्थापना धर्मपाल ने किया था और इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और कब नष्ट किया था? यह 1193 से लेकर के 1193 से 1202 ईस्वी के बीच में बख्तियार खिलजी ने इसे पूर्णतया नष्ट कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो धर्मपाल और बख्तियार खिलजी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? आपको बताना है कि इसमें से किस एक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने, दूसरा ऑप्शन है प्रवरसेन प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बताइए कि किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताइए कि किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। अब देखिए इसमें से प्रवरसेन प्रथम को 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम, और यह जो है वाकाटक नरेश था, ठीक है। वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अगर प्रवरसेन द्वितीय की बात करें, इसी वंश का जो अगला शासक था वह था प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय ने इसका जो प्रवरसेन द्वितीय का जो प्रवरसेन द्वितीय की जो रुचि थी वो किसमें थी? वह साहित्य में थी, ठीक है। तो साहित्य में थी, तो इसने जो है सेतुबंध की रचना की थी, इस बात को याद रखिएगा। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेतुबंध की रचना किसने की थी, तो यह किया था प्रवरसेन द्वितीय ने, ठीक है ना। तो प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और सेतुबंध की रचना वाकाटक वंश के ही शासक प्रवरसेन द्वितीय ने किया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन में दिया है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन थे?
तो यह जो है भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। कभी कभी यह पूछ लेता है कि जो मौर्य सम्राट थे उनके अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ थे। और इसी बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, समुद्रगुप्त भी ऑप्शन में दिया है। समुद्रगुप्त के बारे में संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और भारत के नेपोलियन की यह उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दिया था, तो यह दिया था बीए स्मिथ ने। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। यानी बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, यह गुप्त वंश के महान शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्हें भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आज का हमारा 7वां प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। आपको बताना है कि जो बेल्लौर का विद्रोह है वह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो ऑप्शन पहला है वेलेजली के समय में, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो के समय में, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और चौथा ऑप्शन है सर जॉर्ज बार्लो के समय में। तो बताइए कि जो बेल्लौर का विद्रोह था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमको बताइए। देखिए ABCD की जगह 1 2 3 4 हो गया है। ये फाइल थोड़ी सी करेक्ट हो गई है, इसलिए आप ABCD ही समझिए या 1 2 3 4 समझिए। आपके आंसर जो है इसी फॉर्मेट में आने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए। अब आइए देखते हैं आखिर बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है। तो देखिए बेल्लौर के विद्रोह का पहले समय जान लीजिए कि यह किस समय हुआ था। तो बेल्लौर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1806 में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। और इसे भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सैनिक विद्रोह जब हुआ था उसे क्या कहते हैं, किस विद्रोह को, तो बेल्लौर विद्रोह को भारत का पहला सैनिक विद्रोह कहते हैं। और यह भी विद्रोह कैसे हुआ था, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था कि मंगल पांडे ने धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर के विद्रोह किया था, उसी तरह बेल्लौर का विद्रोह भी धार्मिक रीति रिवाजों, सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर के बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। 1806 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला सैनिक विद्रोह कहा जाता है इसे। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। सर जॉर्ज बार्लो के समय में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। और सर जॉर्ज बार्लो का जो कार्यकाल था वह 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी है। ठीक है, और 1806 ईस्वी में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बेल्लौर का विद्रोह जब हुआ तो इन्होंने मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। किसका फहराया था, मैसूर के शासक का झंडा, यानी मैसूर के शासक का झंडा फहराया, यानी मैसूर के शासक का समर्थन किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, और दूसरा कथन है जोनाथन डंकन ने वाराणसी में पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो बताइए कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई और जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना वाराणसी में की थी अथवा नहीं। जल्दी से कूट से अपने उत्तर बताइए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, बिल्कुल सही जवाब है। और यह कब की गई थी, तो यह की गई थी 1781 ईस्वी में। और किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, या कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना की थी। दोनों बातें एक ही है, यह कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन है जोनाथन डंकन ने वाराणसी में पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। यह भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। जोनाथन डंकन ने 1791 में, कब किया था, 1791 में इन्होंने बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है ना, पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में किया था। ठीक है ना, तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। 1781 में भारत में पहले मदरसे की स्थापना की गई और 1791 में भारत में पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा और इन दोनों की स्थापना जिसने किया उनका नाम भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, यह प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। इन दोनों प्रश्नों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई, या वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। हमने दोनों प्रश्नों को एक कर दिया है, आप इसे अलग अलग भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नवा प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, तो ऑप्शन एक है 15 अगस्त 1903 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1904 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1905 को, और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1906 को। तो आप बताइए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए, बंगाल विभाजन जब होता है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही यह प्रयास किया जाने लगता है कि जो चीज हो वह अपनी स्वदेशी हो, भारत की हो, भारतीयों की हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब स्वदेशी शिक्षा की बात हुई, या इसे राष्ट्रीय शिक्षा की बात होती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा की जो शुरुआत की गई, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो विद्यालय स्थापित किया गया वह किया गया वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, रंगपुर नेशनल स्कूल। और रंगपुर नेशनल स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया गया पहला कदम था, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया गया जो पहला कदम था वह 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना से था, ठीक है ना। अब देखिए, जब रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हो गई तो उसके बाद 1905 में ही कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत सारे साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने वाले जो है तमाम विद्वान आए, और इन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, क्या, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, या इसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना पर बल दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना पर बल दिया, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 15 अगस्त 1906 को, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अब आ जाते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न की तरफ। आज का देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आपको बताना है कि इनमें से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। तो पहला नंबर है 1813 का चार्टर एक्ट, और दूसरा पॉइंट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। आपको बताना है कि इनमें से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आपको कूट का प्रयोग करना है, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 3 सही, या 1, 2 और तीनों सही। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब से पड़ी। आपने पढ़ा होगा कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया, 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 1 लाख रुपए दिया, ठीक है ना। अब देखिए, 1 लाख रुपए दिया तो यानी भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में इसका यूज है, 1813 के चार्टर एक्ट का योगदान है, तो बिल्कुल है, ठीक है। अब देखिए, जो अंग्रेजों ने 1813 में 1 लाख रुपया दिया, अब इस रुपए को खर्च कैसे किया जाए, इसको खोजते खोजते समय आ गया 1823, ठीक है। मतलब 10 साल में अंग्रेज सरकार यह नहीं तय कर पाई कि जो यह शिक्षा पर दिया गया 1 लाख रुपया है इसको खर्च कैसे किया जाएगा। तो 1823 में एक कमेटी बनती है जिसे कहा जाता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब इसका गठन किया गया, और इसका गठन किया गया यह बताने के लिए कि जो हमने 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए दिया है वह खर्च कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे खर्च किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में कैसे प्रयास किया जाए। अब इस जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कितने लोग शामिल थे, इसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, ठीक है ना। कितने सदस्य थे, 10 सदस्य शामिल थे, और 10 यूरोपीय सदस्य थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह हो गया, ये इसका भी योगदान भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में रहा, ठीक है ना। तो पहला 1813 का चार्टर एक्ट हुआ, और दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यह सिर्फ यह बताने के लिए कि जो 1 लाख रुपया 1813 में पास हुआ है भाई उसको खर्च कैसे करना है, यह बताने के लिए यह इस कमेटी का गठन किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 1813 से लेकर के 1823 तक जो पैसा दिया गया था ना वो खर्च ही नहीं हुआ, मतलब शिक्षा का कोई प्रसार नहीं हुआ, शिक्षा की कोई शुरुआत नहीं हुई। बाद में बेंटिक का कार्यकाल आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और उस समय जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फिर से एक बार प्रयास किया जाता है, और उसी समय
आंग्लविद और प्राच्यविद का एक विवाद आता है, जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और दूसरा पक्ष कहता है कि जो भारत में पुरानी शिक्षा है उसी को बढ़ावा दिया जाए। तो एक तिथि है जिसको कहते हैं 7 मार्च 1835। ठीक है, 7 मार्च 1835। और यह जो है, इस तिथि को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तिथि को लॉर्ड मैकाले ने एक माइन्यूट जारी किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने एक स्मरण पत्र जारी किया था और उसी के आधार पर भारत में वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली दिखाई देती है, इसका बेस भी लगभग वहीं से तय होता है। ठीक है, तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है वह लॉर्ड मैकाले के मैकाले माइन्यूट से होती है, जो उसने 7 मार्च 1835 को स्मरण पत्र दिया था। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, कभी जब मुद्दा आएगा इससे संबंधित, शिक्षा के प्रसार से संबंधित, तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लॉर्ड मैकाले का जो माइन्यूट आया, स्मरण पत्र आया, वो 7 मार्च 1835 को आया। अब आंग्ल और प्राच्य विवाद जो हुआ था, उसमें जो आंग्ल का समर्थन था, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, वह मुख्य रूप से थे मुनरो और एल्फिंस्टन। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, प्रश्न में इतना ही पूछा जाता है। मुनरो और एल्फिंस्टन जो है, यह अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और जो प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, वह थे एच.टी. प्रिंसेप। इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में पूछ लेता है। एच.टी. प्रिंसेप जो है, यह प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। यह आपका एक प्रश्न तैयार हो गया, क्योंकि आंग्ल शिक्षा के समर्थकों और प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, जीएस में ही पूछा गया है, तो इन दोनों को भी मैंने बता दिया है। अब देखिए, जो प्रश्न हमारा था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी, तो 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से भी पड़ी, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। और 7 मार्च 1835 को जब मैकाले माइन्यूट आता है, उससे अंग्रेजी शिक्षा की भारत में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, होली का थोड़ा सा माहौल है और हर तरह से गाने बजाने हो रहे हैं, तो मैं भी बहुत कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, चूंकि आपकी परीक्षा नजदीक है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, और जितना ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है उसे मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैटर तो सही है, आप देखते जाइए। ठीक है, अब आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ किया था। आपको बताना है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए कि जो बहिष्कृत भारत पत्रिका थी, उसकी शुरुआत किसने किया था। तो देखिए, बहिष्कृत भारत की जो पत्रिका थी, उसकी शुरुआत किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ किया था। ठीक है ना। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी। क्या बनाई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। कहां किया था? बंबई में किया था। ठीक है, तो बंबई में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। ठीक है ना। और कब बनाया था इन्होंने? 1924 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, वह था कि अस्पृश्य लोग, जो अछूत लोग थे, अस्पृश्य लोगों के, देखिए थोड़ा सा पेन चलने में समस्या हो रही है। देखिए, जो अस्पृश्य लोग थे, अस्पृश्य लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति, क्या? भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने ही 1927 में जो है, 1927 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने ही बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का आरंभ किया था। ठीक है ना। और यह जो पत्रिका थी, यह मराठी भाषा में थी। बहिष्कृत भारत किस भाषा में थी? यह मराठी भाषा में थी। और यह जो है पाक्षिक पत्रिका थी, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, पाक्षिक मतलब क्या होता है? एक पक्ष में आती थी, मतलब 15 दिनों का एक पक्ष होता है, तो 15 दिन में एक पत्रिका आती थी। ठीक है ना। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो आरंभ किया था, वह बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। 1927 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, वह है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो लोकहितवादी के नाम से आपके मन में, देखिए आप बचपन से पढ़े हैं इनके बारे में कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है। तो देखिए, वह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है एम.जी. रानडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है पंडिता रमाबाई, और ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। तो बताइए कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, किसे जाना जाता था? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है,
डी ऑप्शन सही है। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जानते थे? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख पेशे से क्या थे? न्यायाधीश थे। ठीक है, क्या थे? पेशे से न्यायाधीश थे गोपाल हरि देशमुख। और यह जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। क्या रहे? गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ठीक है, काउंसिल के सदस्य। तो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे, पेशे से न्यायाधीश रहे। और एक सबसे खास बात इनके बारे में बता देता हूं कि ये जो है हाथ से बुने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में जो दिल्ली दरबार हुआ था ना, 1876 में दिल्ली दरबार हुआ था, आपको पता है। ठीक है, दिल्ली दरबार में यह उपस्थित हुए थे। ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा समाज सेवी था जिसने हाथ से बुने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भाग लिया, तो वह थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इन्हें जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 13वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है ना, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आपके सामने भी कई बार गुजरा होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1902 में, ऑप्शन बी है 1903 में, ऑप्शन सी है 1904 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की थी? जल्दी से अपने आंसर बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की थी? तो देखिए, इन्होंने 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था, यानी डी ऑप्शन सही है। और यह स्थापना इन्होंने कहाँ किया था? कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पूना में इन्होंने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ठीक है ना, अब जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत की सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो है इसके सदस्यों के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रमुख सदस्यों में जिनके नाम आप जानते हैं, देखिए हृदयनाथ कुंजरू का नाम आपने सुना है। यह जो है भारत सेवक मंडल के सदस्य थे। ठीक है, एमसी सीतलवाड़ के बारे में भी आप जानते होंगे। एमसी सीतलवाड़ भी भारत सेवक मंडल से संबंधित थे। ठीक है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देखिए बीएन राव के बारे में, भारत का संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? बीएन राव, यह भी भारत सेवक मंडल से संबंधित थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह भी जो है भारत सेवक मंडल से संबंधित थे। ठीक है, तो कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन जो है भारत सेवक मंडल से संबंधित है, कौन संबंधित नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये 4 नाम, बाकी बहुत लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो बहुत चर्चित में रहे हैं, जिनकी अक्सर परीक्षाओं में जिनके बारे में पूछा जाता है, उतना ही नाम याद रखिए, बाकी चीजें आप याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। हृदयनाथ कुंजरू, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर रहे हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 13वें प्रश्न और 14वें प्रश्न की तरफ। आज का देखिए हमारा 14वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो बताइए कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत विभाजित हो रहा था। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जो जेबी कृपलानी थे, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 54वां अधिवेशन हुआ था 1946 में, और यह अधिवेशन हुआ था मेरठ में। ठीक है, तो मेरठ में जो 1946 में कांग्रेस का यह 54वां अधिवेशन था, इस बात को याद रखिएगा। कौन सा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। तो इसी 54वें अधिवेशन में जो है इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, जेबी कृपलानी को, और आजादी के समय यही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो भारत का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे, इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 15वें प्रश्न की तरफ। देखिए 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेता ऐसा है जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है जी के गोखले और ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। तो देखिए कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन था, आप यह हमें बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसमें से कौन सा नेता था जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है दो हिस्सों में विभाजित थी, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। ठीक है, जो गरम दल था वह जो है क्रांतिकारी विचारों के द्वारा आजादी को हथियाना चाहता था और जो नरम दल था वह संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए और याचिका की रणनीति अपनाते हुए निवेदन के माध्यम से जो है सत्ता पर काबिज होना चाहता था, भारत को आजाद कराना चाहता था। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल। गरम दल के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो तीन थे, एक लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल का क्या मतलब है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब क्या है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल, बाल, पाल ये तीन प्रमुख नेता गरम दल के थे और अरविंद घोष इसमें चौथे गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, तो अरविंद घोष यह गरम दल के नेता थे। बाकी यह जितने नेता दिए गए हैं, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे जी के गोखले हो, चाहे एस एन बनर्जी हो, यह सभी नेता नरम दल से संबंधित थे। ठीक है, तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ठीक है, और लाल बाल पाल को याद रखिएगा, यह त्रिमूर्ति है गरम दल की, लाल, बाल, पाल। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये तीनों नाम देता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। अब देखिए अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसका है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, तो यह स्टेटमेंट है अरविंद घोष का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी अरविंद घोष के बारे में आप जानते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में, किस मामले में? अलीपुर षड्यंत्र मामला एक इनके खिलाफ चला था। चूंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं है। एक मामला हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है, अलीपुर षड्यंत्र मामला। इसी मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था, इन पर मुकदमा चला। ठीक है ना, और मुकदमा चलने के बाद जो है किसी तरह यह सजा से मुक्त हुए, 1 वर्ष की सजा हुई थी और उसके बाद जो है साक्ष्य के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया और बाद में यह जो है संत बन गए, साधु बन गए और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दिया और बाद में ये कहाँ चले गए? पांडिचेरी चले गए। ठीक है, पांडिचेरी चले गए और वहां पे जो है साधु बन के रहने लगे, सन्यासी बन गए। ठीक है ना, तो अरविंद घोष ने ही यह कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आज के 16वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? आपको बताना है कि बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए किसने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन 2 है सुखदेव, ऑप्शन सी है राजगुरु और ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। तो बताइए कि केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था? तो कूट से सही उत्तर बताना है आपको, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1 और 4। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को, तो वह किसने फेंका था? ठीक है, तो देखिए भगत सिंह और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने जो है मिल करके केंद्रीय विधानसभा में बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए एक बहुत छोटा सा बम फेंका था। ठीक है ना, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बस केवल उन्हें यह प्रदर्शित करना था कि जो है हमारी आवाज भी सुनो। ठीक है, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिल करके यह बम फेंका था, तो यानी 1 और 4 सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक, अब आ जाते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आपको बताना है कि इसमें से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है गोंडा में, ऑप्शन बी है फैजाबाद में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी। ठीक है, अब देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने की बात है। आप एक चीज जानते होंगे कि 9 अगस्त 1925, क्या है? 9 अगस्त 1925 यह तिथि है काकोरी कांड का। ठीक है,
काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है, अब उसे काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन अब उसका नाम कर दिया गया है। यह घटना हुई 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इसमें कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे। उन 29 क्रांतिकारियों में 4 क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, 29 क्रांतिकारियों में 4 क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई। और वो 4 क्रांतिकारी कौन कौन से थे? तो वह थे, एक थे कि राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। दूसरे क्रांतिकारी थे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ठीक है, तीसरे क्रांतिकारी थे रोशन सिंह। ठीक है, जबकि इसमें से चौथे क्रांतिकारी थे अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। तो ये 4 क्रांतिकारी थे जिन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई। कभी कभी प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि काकोरी कांड के तहत किसको किसको फांसी मिली, या कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको काकोरी कांड के तहत फांसी दिया गया। ठीक है ना, तो देखिए, अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई वो कहाँ हुई? वह हुई गोरखपुर जेल में। ठीक है, तो इन चारों को फांसी हुई तो कहाँ कहाँ हुई? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। ठीक है ना, अब दूसरे हैं राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहां दी गई? तो गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई फैजाबाद में। ठीक है, अशफाक उल्ला को कहां फांसी दी गई? फैजाबाद में दी गई, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। और चौथे हैं रोशन सिंह। रोशन सिंह को कहां फांसी दी गई? तो रोशन सिंह को फांसी दी गई इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में। ठीक है, तो उस समय इलाहाबाद के नाम से इसे जाना जाता था, प्रयागराज को। तो इलाहाबाद में रोशन सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, तो इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी मिलान करने को आता है कि किसको कहां फांसी दी गई है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि अवध का जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है सत्याग्रह की समाप्ति, और ऑप्शन डी है लगान का नकद में परिवर्तन। तो अवध का जो एका आंदोलन हुआ था वह किससे संबंधित था? यह हमें बताइए कि अवध के एका आंदोलन का संबंध किससे था। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य आपको बताना है। ठीक है ना, अब देखिए, अवध का जो एका आंदोलन हुआ था, सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ। अवध का जो एका आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1921-22 में। ठीक है, और इसको किया किसने था? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने इस आंदोलन को लड़ा था। ठीक है, शुरुआत की थी मदारी पासी ने। ठीक है, तो एका आंदोलन कभी कभी देखिए मिलान करने को आता है कि किसने इस आंदोलन को लड़ा था, तो मदारी पासी ने लड़ा था। ठीक है ना, 1921-22 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। डेट याद रखिएगा, मिलान करने को पूछा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसका उद्देश्य, इस आंदोलन का पहले कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्र था ये कहां तक फैला था यह आंदोलन, यह भी प्रश्न आता है। तो देखिए हरदोई में फैला था, बाराबंकी में फैला था यह आंदोलन, बाराबंकी में यह आंदोलन फैला था, और बहराइच में फैला था, बहराइच में, और सीतापुर में यह आंदोलन फैला था। ठीक है, तो कहां कहां? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में यह आंदोलन फैला हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब इस आंदोलन करने का जो उद्देश्य था वह क्या था? देखिए, इसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि लगान जो है, पहला उद्देश्य क्या था? लगान की जो मात्रा थी उसमें 50% तक लगान लिया जाता था, यानी 50% तक 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। ठीक है ना, 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। पहला जो विरोध था वह इसका था। और दूसरा विरोध था कि दूसरे विरोध में था कि जो लगान थी वह उपज के रूप में ली जाती थी, उपज के रूप में, जबकि किसानों का कहना था कि लगान को जो है नकद के रूप में वह देना पसंद करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत अधिक थी। ठीक है ना, तो बढ़ती महंगाई के चक्कर में किसान चाहते थे कि जो राजस्व है, जो लगान है, उसे नकद रूप में लिया जाए। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि यह जो प्रश्न है वो बिल्कुल अलग तरह का है कि अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। डी ऑप्शन सही होगा, लगान का नकद में परिवर्तन अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, मैंने बताया कि 2 उद्देश्य थे। पहला तो लगान की जो मात्रा थी वो 50% से अधिक थी, इसको कम करवाना। ठीक है, और दूसरा था कि उपज के रूप में लगान न देकर के नकद के रूप में लगान वसूल किया जाए।
ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। हालांकि इस आंदोलन ने लगान देना बंद नहीं किया था, ठीक है ना। सिर्फ उनकी मांग थी कि इसे जो है नकद के रूप में लिया जाए, उपज के रूप में न लिया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत अधिक थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 19वां प्रश्न है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो देखिए, वर्ष 1920 की सभा थी, किसकी सभा थी? खिलाफत कमेटी की सभा थी 1920 की, ठीक है। और इसी सभा में गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी संभाले। पूरा प्रश्न और पूरा उत्तर आपके हाथ में है, ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना बताना है कि वह किस शहर में हुई थी। तो देखिए, वह हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है ना। तो इलाहाबाद में हुई थी, बाकी चीजें सब प्रश्न में समाहित है। वर्ष 1920 में हुई थी, खिलाफत कमेटी की सभा थी, गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था और इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है ना। अब चलिए आज के 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया। तो ऑप्शन 1 है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1929 और चौथा ऑप्शन है 1931। तो बताइए कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया। अब देखिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन आया भारत में 1928 ईस्वी में, ठीक है ना। आप इस बात से परिचित हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका प्रबल विरोध किया गया था। साइमन कमीशन की आखिर नियुक्ति क्यों की गई थी? तो देखिए, वर्ष 1919 में आया था। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। आपने नाम सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। चेम्सफोर्ड सुधार आया था, कब आया था? 1919 में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के पश्चात जो है इसकी समीक्षा की जाएगी। 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जाएगी और इसकी समीक्षा के बाद यह देखा जाएगा कि यह कहां तक सफल रहा, कहां तक असफल रहा। इसी के लिए अब देखिए 1919 में आया था, लेकिन इसके लिए जो समीक्षा होनी थी 1929 में होनी थी। लेकिन ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव सरकार थी, इसने जो पहले ही 2 वर्ष पहले ही इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जानते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो गठन हुआ नवंबर 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, 1927 में गठन किया गया और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य थे और 7 सदस्य थे अंग्रेज, ठीक है। 7 सदस्य अंग्रेज थे और भारत में इसी का जबरदस्त विरोध हुआ, आपको पता है, ठीक है। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को तमाम लाठियां सहनी पड़ी थी, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में जो है साइमन कमीशन के विरोध में पड़ी लाठियों से ही अंत में उन्हें जो है उनका प्राणांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो देखिए, शहीद हुए लाला लाजपत राय। तो देखिए, अंग्रेजों ने जो है 7 सदस्य अंग्रेज थे साइमन कमीशन के, और ये 7 सदस्य जब भारत पहुंचे तो इनका प्रचंड विरोध किया गया, ठीक है। और भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया। क्या नाम दिया? श्वेत कमीशन का नाम दिया। और साइमन कमीशन, अगर यह प्रश्न पूछते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो यह भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, इसे भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए, ठीक है। श्वेत कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है साइमन कमीशन को। और लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया, जिस पर उन्हें बहुत लाठियां पड़ी थी, अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता से उन्हें मारा था, तो वह जो है साइमन कमीशन के विरोध में ही पड़ी थी। और उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे, देखिए मैं लिख देता हूं, मेरे शरीर पर पड़े एक एक चोट के निशान, एक एक चोट के निशान अंग्रेजों की ताबूत के आखिरी कील होंगे, अंग्रेजों की ताबूत के आखिरी कील होंगे, ठीक है, आखिरी कील होंगे। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट साइमन कमीशन से ही संबंधित है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है,
ठीक है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और हाँ, अपने जो विचार हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।